मम्मी जी, अब तो आप ये रंगीन साड़ियों पर अपनी नजर डालना छोड़ दीजिए। आपको समझना चाहिए कि अब आप सुहागन नहीं हैं। फिर भी मैं देख रही हूँ आपका झुकाव रंगीन साड़ियों पर ही होता है। मैं बाजार आपको इसलिए लेकर आई थी कि आप अपनी पसंद से अपने लिए हल्के रंग की कोई सस्ती साड़ी ले लेंगी, पर मुझे नहीं लगता कि आपको साथ लाने का कोई फायदा हुआ। ऐसा कीजिए, आप रिक्शा पकड़कर घर जाइए। मैं और मेरी मम्मी खरीदारी कर लेंगी। आपके लिए भी साड़ी मैं ही ले आऊंगी। वैसे भी साड़ियां खरीदने के बाद मुझे पार्लर भी जाना है, तो बेहतर होगा आप घर जाइए। घर पर काम वाली बाई बीना भी आ गई होगी, तो उससे घर का काम करवा लीजिएगा, वरना आपको ही सब करना होगा, क्योंकि पार्लर से आने के बाद मैं तो रसोई में कदम नहीं रखूंगी, कह देती हूँ। पुष्पा अपनी सास जयश्री जी से कहती है। जयश्री जी बोली, पर बहू, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करना चाहती हो, इसीलिए तो कल तुम मुझे बैंक से पैसे निकलवाने लेकर गई थी। अब तुम अपनी माँ के साथ खरीदारी करना चाहती हो। क्या तुम्हारी नजर में मेरी इतनी ही अहमियत है? क्या तुम्हें बस मेरे पैसों से मतलब है? पुष्पा ने जयश्री जी से उनका पर्स लिया और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए और कुछ खुले पैसे पर्स में रखते हुए बोली, सही समझी आप, ये लीजिए पर्स। पैसे मैंने निकाल लिए हैं और खरीदारी भी कर लूंगी। रिक्शे के किराए लायक पैसे छोड़ दिए हैं मैंने। आप रिक्शे से चली जाइए, और बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाना चाहती हैं तो आप पैदल भी घर जा सकती हैं। इतना कहते हुए पुष्पा अपनी माँ के साथ अगली दुकान की तरफ चली गई। जयश्री जी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रही थी, मानो हर कोई उन पर हंस रहा था। उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका और रिक्शे में बैठकर चुपचाप घर की ओर निकल गई। घर आई तो बीना बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। जैसे ही जयश्री जी पर उसकी नजर पड़ी, वो भागती हुई आई और बोली, माँ जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चलिए अंदर चलकर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो चाय बिस्किट लेकर आई तो जयश्री जी गुस्से में बोली, तुम क्यों मेरा इतना ख्याल रखती हो? आखिर तुम मेरी लगती क्या हो? अरे तुम्हारे दादाजी मेरे ससुर के यहाँ माली का काम करते थे, फिर तुम्हारे पिता ने वो काम संभाला, अब तो वे भी नहीं रहे। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? जब मेरे अपने बच्चे ही मेरी भावनाओं को नहीं समझते हैं तो तुम क्यों मेरी आदत खराब करती हो? कहते कहते वो रोने लगी। बीना बोली, माँ जी, याद है आपको जब मेरे बाबूजी खत्म हुए थे, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा था और कहा था कि जैसे आपके लिए निहाल भैया है वैसे ही मैं हूं। वो एक बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जयश्री जी बोली, तुझे बात समझ में नहीं आती। तू भूल रही है कि तू इस घर में काम करती है और पुष्पा बहू को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, फिर क्यों मेरे लिए इतनी जिल्लत सहती हो? बीना बोली, बाबूजी के जाने के बाद अंकल जी ने मुझे पिता सा स्नेह दिया था, और जब वो आखिरी सांस ले रहे थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके बाद आपका ध्यान रखूं। अंकल जी मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, और भाभी जी अगर मुझे कुछ कह भी देती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। अरे अपने नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ चली गई। तब जयश्री जी उस दिन को याद करने लगी जब बीना के रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से उस वक्त इनकार कर दिया था, जब उसे किसी अपने की जरूरत थी। उस वक्त जयश्री जी के पति किशोर बाबू ने उसके सिर पर हाथ रखा था और जयश्री जी से कहा था, तुम्हारी डूबती नैया को तुम्हारी ये बेटी ही संभालेगी, तो हालात कैसे भी हो जाए, कभी इसे खुद से दूर मत करना। 4 घंटे बाद जयश्री जी की बहू पुष्पा बाजार से लौटी। हल्के रंग की एक साड़ी वो जयश्री जी के सामने फेंकते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए है। बीना वहीं खड़ी थी तो पुष्पा बोली, अब तुम क्यों आंखें फाड़ के देख रही हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया है, जाओ और हमारे लिए कुछ ठंडा बनाओ, जब देखो हाथ फैलाए खड़ी रहती हो। बीना मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई तो जयश्री जी बोली, बहू, एक आध कपड़ा बीना के लिए भी ले आती। तुम तो जानती हो हर त्योहार पर उसके लिए भी कपड़े आते हैं, और क्या तुमने अपनी माँ के लिए कोई उपहार नहीं लिया? पुष्पा बोली, जरूरी नहीं, जो गलती आप करें मैं भी वही करूं। और किसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं लिया है? ये देखिए कितनी सुंदर लाल रंग की बनारसी साड़ी मम्मी ने ली है, और मैंने ये हरे रंग की बनारसी साड़ी ली है ना बहुत सुंदर? पर क्या करें, आपकी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं है। चलो मम्मी, मेरे कमरे में चलते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। समय बीतने लगा। कुछ वक्त बाद
पुष्पा की माँ वापस अपने घर चली गई। पुष्पा के व्यवहार ने जयश्री जी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और अब वो अपने और अपने घर के लिए खुद फैसले लेने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा निहाल सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुष्पा का व्यवहार बीना और जयश्री जी के लिए और भी खराब होता जा रहा था, जो अब जयश्री जी से बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया था। अगले साल जब दिवाली का त्योहार आया, जयश्री जी बाजार से अपने लिए एक साड़ी और 2 अन्य साड़ियां लेकर आई। एक साड़ी उन्होंने बीना को दी और एक साड़ी अपनी बहू पुष्पा को देकर वो अपने कमरे में आ गई। हर बार की तरह बीना ने उस साड़ी को अपनी अटैची में रख दिया, ये कहते हुए कि जब मेरी शादी होगी तो आपको ज्यादा खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही घर में पहनने के लिए बहुत है। इधर चुपके से जब पुष्पा ने बीना की साड़ी देखी और अपने कमरे में आकर जब उसने अपनी साड़ी देखी तो वो जल भुनकर लाल हो गई, क्योंकि दोनों साड़ियां बिल्कुल एक जैसी थी। वो गुस्से में निहाल के पास जाकर बोली, तुम्हारी माँ मुझे उस नौकरानी से कंपेयर कर रही है। उनकी इतनी हिम्मत, मैं कहती हूँ उस पर पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है। कहीं तुम्हारी माँ सठिया तो नहीं गई है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो या फिर इस घर को बेचकर चलो, हम कहीं और रहने चलते हैं। आखिर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। दोनों पति पत्नी में बहुत बहस हुई। निहाल गुस्से में लाल पीला होता हुआ जयश्री जी के पास आया और बोला, माँ ये क्या है? तुम हमेशा बीना पर इतना खर्च क्यों करती हो? क्यों उसके लिए महंगी से महंगी साड़ी लेकर आती हो? और जो साड़ी आप अपनी बहू के लिए लेकर आती है वैसी ही उस नौकरानी के लिए। आखिर आप चाहती क्या है? आप मेरी पत्नी की तुलना उस नौकरानी से करने पर तुली है। क्या आपकी नजर में वो दोनों एक जैसी हैं? अरे बहू और नौकरानी में अंतर होता है, ये बात आपको समझ में नहीं आती। आखिर आपको हो क्या गया है? आप कितना बदल गई हैं माँ। दरवाजे के पीछे छिपकर पुष्पा माँ बेटे का वार्तालाप सुन रही थी और सोच रही थी पति को जैसा सिखाया था वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है। मन ही मन वो खुद पर गर्व कर रही थी। जयश्री जी बोली, अंतर, तुलना, बेटा बहुत भारी शब्द है। खैर क्या तुम जानते भी हो कि एक बहू का फर्ज क्या होता है? बस अपनी सास से उसकी संपत्ति लेना और उसे अपनी माँ के सामने अपमानित करना। मैंने बहुत वर्षों तक तुम लोगों का ख्याल रखा, पर जब तुम दोनों को मेरी भावनाओं की कदर नहीं तो मुझे तो खुद को बदलना ही होगा। निहाल बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? जयश्री जी बोली, बेटा मैं जो कह रही हूँ सोच समझकर ही कह रही हूँ, और मैं तुम्हारे पैसों का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसों का सदुपयोग करती हूँ। फिर तुम दोनों पति पत्नी को मिर्ची क्यों लग रही है? निहाल बोला, मैं समझा नहीं, जो कहना है खुलकर कहिए। जयश्री जी बोली, मैंने तुम्हें बताया था, मगर तुम भी अपनी पत्नी के कहे पर ही चलते रहे। कभी तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखी और न ही कभी बीना का, मेरा और इस घर का ख्याल रखना दिखा। खैर छोड़ो, मैं इस बात का बुरा नहीं मानती, आखिर तुम उसके जीवन साथी हो। पर बेटा, जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरा बताकर समझाने का भी होता है, केवल आंख बंद करके उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रहने का नहीं। निहाल गुस्से में बोला, कब से पहेलियां ही बुझाई जा रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? आखिर बात क्या है? जयश्री जी बोली, ठीक है, जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है क्या तुमसे छुपा है? तुम्हारी सास यहाँ आती है, वो भी मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आती। क्या ये बात तुमसे छुपी है? तुम जानते हो जब बहू ने मुझसे कहा था कि मुझे आपका ये सोने का हार चाहिए, इसे देखकर मेरी सहेलियां दंग रह जाएंगी। मैंने बड़े प्यार से वो हार हंसते हंसते उसे दे दिया। मैं कहती हूँ आखिर मेरे बाद ये सब किसका है? तुम्हारा और बहू का ही तो है। मैं खुशी खुशी उसे सब कुछ दे देती हूँ, पर क्या उसने कभी अपने बहू होने का फर्ज निभाया? याद है तुम्हें उस दिन जब तुम्हारे चचेरे भाई रोहन की शादी की सालगिरह पर हम सबको जाना था? मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था, ये तुम्हें भी पता था, मगर तुम तैयार होकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गए और हॉर्न बजाकर अपनी बीवी को बुला रहे थे। और पुष्पा वो भी तैयार होकर बाहर आई और मुझसे बोली, मैं निकल रही हूँ, आप अपना खाने का देख लीजिएगा। एक पल को निहाल चुप हो गया तो जयश्री जी बोली, उसे बस अपनी कीमती साड़ी और सोने के हार दिखाने की जल्दी थी, सास की फिक्र नहीं। जाना तो हम सबको था ना, क्या रुककर वो मेरे सिर को प्यार से सहला नहीं सकती थी? या तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकते थे? मगर तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना जरूरी था,
शादी में दोनों को ही जाना था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर खाना बना पाती। जब बहू को कहा कुछ बनाकर दे जाओ तो वो बोली बीना घर में है, फिर मैं हाथ क्यों लगाऊं। इतना कहकर वो निकल गई। उस वक्त मेरे लिए कौन खड़ा रहा बताओ। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो उस वक्त बेटे बहू को बाहरी दुनिया जरूरी लगे, अपनी माँ नहीं, तो बताओ वो माँ बदलेगी नहीं तो और क्या करेगी। तुम लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे जाने के बाद आखिर मेरी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि बीना तो सांझ ढलने के बाद चली जाती है। पर सोचो उस बच्ची का, उसके मन में मेरे लिए चिंता थी। तभी वो लौटकर मुझे देखने आई और बोली माँ जी आप यहाँ क्यों लेटी हैं, बाहर आकर बैठिए। आपकी हमेशा की तरह मीन मेक निकालने वाली बातें और मुझे डांटने वाली बातें कीजिए ना, काम में मन लगा रहता है। मुझे लग ही रहा था आपने अपना ध्यान नहीं रखा होगा। चलिए अब आप मुझसे बातें कीजिए और मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ और काढ़ा भी बना दूंगी। जयश्री जी बोली अच्छा तुझे मेरा बात ना करना बुरा लगता है क्या? मैं तुम पर हमेशा चिल्लाती रहती हूँ और मैं किसके काम में मीन मेक निकालती हूँ। बीना हंसकर बोली नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ बचपन में मुझे ऐसे ही डांटती थी और उनकी डांट खाने के लिए मैं अक्सर कुछ न कुछ गलतियां करती रहती थी। उस बात पर जयश्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। बीना बोली पर माँ के जाने के बाद आपसे ही मुझे माँ का प्यार मिला। आप में मुझे माँ की वही छवि दिखती है। चलिए ना कुछ पुरानी बातें सुनाइए। जयश्री जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली नहीं मुझे कुछ बात नहीं करनी है। बीना बोली क्यों, क्या हुआ आपको? जयश्री जी बोली मेरे सिर में बहुत दर्द है। इतना कहने पर बीना झट से खड़ी हुई और बोली अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, रुकिए। इतना कहकर बीना तेजी से रसोई में गई और जब वापस आई तो उसके हाथों में तेल की कटोरी थी। उसने झट से उनके सिर की मालिश करनी शुरू की, सिर दबाते हुए सहला रही थी और जयश्री जी उसे मना कर रही थी, पर उन्हें सुकून भी मिल रहा था। फिर उन्होंने बीना से पूछा तुमने कुछ खाया? वो बोली पहले आपके लिए खाना निकाल दूं। जयश्री जी बोली बहू कहकर गई थी कि दिन का बचा हुआ खाना ही खाना है, ताजा खाना बनाने में गैस और तेल मसाला भी बर्बाद होगा। बीना मुस्कुराई और बोली आप उसकी चिंता मत कीजिए, भाभी जी की डांट मैं खा लूंगी। इतना कहकर वो रसोई में गई और झटपट खिचड़ी बनाकर ले आई। उस वक्त जयश्री जी किसी ख्याल में थी और उनके मुंह से अचानक निकला बहू तुम मेरे लिए वापस आ गई। बीना बोली माँ जी मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। बेटी जो माँ को दर्द में छोड़कर बाहर कैसे जा सकती है। आप खाना खा लीजिए, दवाई ले लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बीना अपना फर्ज निभाते हुए चली गई। निहाल की नजरें झुकी हुई थी तो जयश्री जी तेज आवाज में बोली जो माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए निकल गई वो बहू थी, और दूसरी ओर हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की जिसे मैं हमेशा डांटती रहती थी, वो मेरी देखभाल कर रही थी। वो मुझे अपनी माँ समझती है और मेरा इतना ख्याल रखती है जितना तुमने भी कभी नहीं रखा होगा, और तुम कहते हो मैं बदल गई। निहाल बोला माँ मुझे माफ कर दो। जयश्री जी बोली नहीं बेटा, माफ करने का समय अब बचा ही नहीं। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि उसी दिन से वो मेरी बेटी है, और हर माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देती ही है, तो मैं भी उसे जीवन का हर सुख दूंगी। और तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा थी। हाँ, बहू को बता देना आगे से अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करे, और दरवाजे के पीछे जो खड़ी होकर कान लगाए सुन रही है ना, वो आदत सुधार ले। अगर तुम लोग मेरे कहे अनुसार इस घर में नहीं रही तो बेटा जहां तुम्हें शांति मिले वहां जाकर रह लो, मुझे माफ करो। इतना कहकर जयश्री जी टीवी ऑन करके देखने लगी। निहाल दरवाजे के पीछे छुपी हुई पुष्पा को देखते हुए कमरे से बाहर निकल आया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी से यहाँ वहां देखते हुए अलग अलग कोनों में चले गए। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। जब बीना काम करने आई तो जयश्री जी ने कहा तुम्हें आज से हर किसी का काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा काम करोगी, इसी घर में हक से रहोगी। बीना ने जब इसका कारण पूछा तो जयश्री जी ने कहा अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मेरा कहा मानोगी, और बाकी के लोग अपना अपना काम करेंगे, जो भी अपना खर्चा है वो खुद उठाएंगे। अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं, वरना दरवाजा उस तरफ है। इतना कहकर
जयश्री जी ने बीना का हाथ पकड़ा और उसे उसका कमरा दिखाने चली गई। कुछ दिनों बाद जब पुष्पा की मां ने आने की बात की तो पुष्पा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब यहाँ उनकी इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि अब नौकरानी घर की रानी बन चुकी है। हर रोज निहाल और पुष्पा में लड़ाई झगड़ा होने लगा। पुष्पा कहती, मैं उस नौकरानी के साथ इस घर में नहीं रह सकती, चलो कहीं और जाकर रहते हैं। निहाल बोला, एक तो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, और अब अगर मैं इस उम्र में अपनी माँ को छोड़कर चला गया तो पता चला मेरी माँ बची हुई संपत्ति भी बीना के नाम कर देंगी। बाहर के खर्चे कितने होते हैं तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, तुम तो बस शॉपिंग करना जानती हो। क्या तुम्हारी माँ ने इतना भी तुम्हें नहीं सिखाया कि घर में थोड़ा बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए? तुम्हें संपत्ति और माँ के जेवर चाहिए तो करो माँ की सेवा। क्या गलत कहती है माँ? जो सेवा करेगा वही तो मेवा पाएगा। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। समय बीता। जयश्री जी ने बहुत धूमधाम से बीना की शादी एक संपन्न घर के अच्छे लड़के से की और अपने जीते जी उन्होंने अपनी संपत्ति के 2 हिस्से किए, एक बीना के नाम और दूसरा निहाल के नाम। और उन्होंने ये बात भी मेंशन की कि जब तक निहाल 65 साल का नहीं हो जाएगा इस संपत्ति को बेच नहीं सकता। जब निहाल ने अपनी माँ से इस बिल को बनाने का कारण पूछा तो जयश्री जी हंसते हुए बोली, बेटा तुम्हें अपनी माँ की भावनाओं की कभी कद्र नहीं थी, पर मुझे तो तुम्हारे बुढ़ापे की भी चिंता है, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को कभी परिवार से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, तो वो अपने बच्चों को ना जाने क्या सिखाए। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई कष्ट हो। जब मैं ना रहूं और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी देखभाल ना करें तब इन पैसों से अपने रहने का इंतजाम कर लेना। एक ही घर में माँ बेटा सब रह रहे थे, पर निहाल अपनी माँ से अब नजरें नहीं मिला पाता था। जयश्री जी जब तक जीवित रही बीना तीज त्योहार पर उनसे मिलने आती रही और निहाल माँ की अंतिम सांस तक उनका हाथ थामे रहा, पर पुष्पा को वो इज्जत और प्रेम फिर कभी नहीं मिल पाया। शायद उसकी यही सजा थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।